चलो ठीक है, पुराना वाला रिकॉर्डिंग दे दो। ठीक है, चलो ये बताओ, अगर बच्चा स्टार्च को स्टोरेज करेगा तो क्या कहेंगे? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, तो उसे कहेंगे इमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन को करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट, और अगर फैट्स को करेगा तो इलायोप्लास्ट। ठीक है, तो मैं फिर से बोल देता हूं, बहुत सारा का रिकॉर्डिंग भी छूट गया होगा, ध्यान से देखो मेरी तरफ। प्लांट के पास जाओ, जो हरे रंग का है क्लोरोप्लास्ट है, जो हरे रंग के अलावा कोई और कलरफुल है तो वो बच्चा क्रोमोप्लास्ट है, और जो कलरलेस है उसको कलर से कोई मतलब नहीं है, हरा पीला ब्लू से मतलब नहीं है, अपना बच्चा खाने स्टोर करके पड़ा हुआ है स्टेम में या बच्चा रूट में, वो बच्चा ल्यूकोप्लास्ट है। अगर खाना वो स्टार्च के फॉर्म में करता है तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन को करेगा एल्यूरोप्लास्ट, फैट्स को करेगा तो इलायोप्लास्ट, कोई गड़बड़ नहीं। अब फिर से मैं एक चीज बोल रहा हूं, क्या सर एक ही सेल में तीनों हो सकते हैं क्या? ध्यान से सुनना, जब बच्चा प्लांट बना, अभी नया नवेला प्लांट है, नया नवेला प्लांट है, प्लांट के अंदर फ्लावर है, हाँ फ्लावर के अंदर में बच्चा अभी ल्यूकोप्लास्ट है, फ्लावर के अंदर बच्चा ल्यूकोप्लास्ट है, नया नवेला बना है, ल्यूकोप्लास्ट है, कोई कलर नहीं है। लेकिन जब बच्चा वो फ्रूट में, कच्चा फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो हरे रंग का हो जाएगा, तो ये ल्यूकोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले कोई कलर नहीं था, लेकिन अब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फ्लावर फ्रूट बन गया हरे रंग का, तो यानी क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। फ्रूट बेटा पक गया, अब वो लाल रंग के पीले रंग में कन्वर्ट हो गए, यानी वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे एक ही सेल में अलग अलग तरह के प्लास्टिड पाए जाते हैं। हाँ, पहले कोई कलर नहीं था, ल्यूकोप्लास्ट था, फिर उसके अंदर में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो क्लोरोप्लास्ट बन गया। अब खत्म हो गया बच्चा, खत्म हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। चलो बताओ, हमने बच्चा हरा रंग का टमाटर खरीदा, फ्रिज में रखा, लाल रंग में कन्वर्ट हो गया, कौन किस में कन्वर्ट हुआ? मैंने हरे रंग का टमाटर खरीदा, फ्रिज में रखा, कुछ दिनों के बाद वो लाल रंग में कन्वर्ट हो गया, तो कौन किस में कन्वर्ट हुआ? क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट। चलिए ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा ये बच्चा, मैं फिगर सबके लिए वैलिड है, 99.99% तीनों का स्ट्रक्चर एक समान होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, तीनों का स्ट्रक्चर एक समान होगा, कोई डिसिमिलरिटी नहीं, सब एक समान होंगे। चलिए पहला पहला बताइए, ये बताइए ये कौन सा मेम्ब्रेन हुआ, आउटर या इनर? ठीक है, बताइए कौन सा मेम्ब्रेन ज्यादा परमीबल है, आउटर या इनर? क्यों? आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमीबल है, क्यों? ठीक है, पोरीन से। अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम बताइए, जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, उसका नाम बताइए। ये कोई भी प्लास्टिड है बच्चा, ये क्लोरो भी हो सकता है, क्रोमो, ल्यूको, कोई भी हो सकता है, लेकिन हम क्लोरो का फिगर बनाते हैं। तो इस फ्लूइड पार्ट का, लिक्विड पार्ट का नाम बताइए, तो सर इसका नाम क्या है, बोलो? स्ट्रोमा है। इसके अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर है, बोलिए? थैलस लाइक, थैलेकोइड। क्या ये अकेला है? नहीं सर, गुच्छे में है, बताइए इसका नाम क्या होगा? ऐसे से ढेर सारे थैलेकोइड बंच में होंगे, पाइलअप करके एक के ऊपर चढ़ गया। ग्रेनम, क्या एक ग्रेनम होंगे? अब बताओ, एक से ज्यादा ग्रेनम है तो क्या कहेंगे? एक से ज्यादा ग्रेनम है तो क्या कहेंगे? ग्रेना। एक से ज्यादा ग्रेनम है तो क्या कहेंगे? ग्रेना। अब ये दो ग्रेनम आपस में जुड़े हैं, बोलो ये व्हाइट वाले को क्या कहेंगे? इसका क्या नाम है? दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने वाले को क्या नाम है? स्टोमा लैमेली, स्टोमा लैमेली। चलिए ध्यान से सुनना, इस बच्चा, इस पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ग्रेनम, ये बच्चे स्टोमा लैमेली, जहां भी बच्चा मेम्ब्रेन है, जहां भी बच्चा मेम्ब्रेन है उस पे पिगमेंट होगा। ग्रेनम हो, स्टोमा लैमेली हो, जहां भी मेम्ब्रेन है उस पे पिगमेंट होगा, और पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, सनलाइट को पकड़ा जाएगा, उसमें पिगमेंट है, वो करेगा बेटा लाइट रिएक्शन। डिटेल नहीं जाना है, हम चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, डिटेल नहीं जाना है। जहां भी मेम्ब्रेन है वहां पिगमेंट होगा, पिगमेंट है तो वो लाइट रिएक्शन। अब जहां भी फ्लूइड पार्ट है, जो भी लिक्विड पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, जिसे आपने कहा स्टोमा, इस स्टोमा करेगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डिटेल में नहीं जाना है क्या होता है डार्क रिएक्शन। स्टोमा के अंदर में डीएनए होगा, बताइए
डीएनए का नंबर कितना होगा? 1 मोर देन 1। डीएनए का नंबर कितना होगा? 1 मोर देन 1, 1 होगा। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर या लीनियर, सर्कुलर या लीनियर, दुनिया में जहां भी डीएनए आए डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, सर्कुलर होगा। ठीक है, अब बताइए यहां राइबोसोम कैसा होगा? राइबोसोम बच्चा कैसा होगा? 70s 80s। राइबोसोम कैसा होगा? 70s 80s। तो क्या बच्चा ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं? यस या नो? क्या ये अपना प्रोटीन बना सकते हैं? यस। क्या 100% सारा प्रोटीन अपना बना सकते हैं? क्या ये 100% अपना सारा प्रोटीन बना सकते हैं? नहीं ना। तो क्या बच्चा सेल से बाहर निकाल दे तो ये खुद से अपना लाइफ चला सकते हैं? सेल से बाहर निकाल दे तू तो अपना प्रोटीन बनाता है रे भाई, निकाल दूं तुझे? तो बोले नहीं रहे भाई, सारा प्रोटीन नहीं बनाते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनना। अरे बच्चा यही था, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें से क्लोरोफिल खत्म हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट था, इसमें से क्लोरोफिल खत्म हो गए और ये क्रोमो में कन्वर्ट हो गए। तो क्लोरो और क्रोमो का सेम स्ट्रक्चर हुआ ना? अरे क्लोरो और क्रोमो का सेम स्ट्रक्चर हुआ ना? इसमें से मैंने क्लोरोफिल हटा दिया, खत्म हो गए, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। चलिए डायमेंशन बताइए, डायमेंशन बताइए, कितनी मोटाई कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई कितनी चौड़ाई, कितनी मोटाई कितनी चौड़ाई? डायमीटर याद है? थप्पड़ मारूंगा भाई, याद करवाया था एनसीईआरटी में, गिवन है। कितनी मोटाई कितनी चौड़ाई क्लोरोप्लास्ट की? 2 to 4, डबल करना रे भाई, 2, 2 का डबल 4, यहाँ 5 to 10 हो गया। अब बताओ क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होगा? याद करो बेटा, मूछो वाला क्लामाइडोमोनस है। मूछो वाला कौन है? क्लामाइडोमोनस एक एल्गी है और इसके दो मूछे हैं, फ्लैजला जिसे चलता है। इसमें बच्चा क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक ही होगा, कप शिफ्ट का होगा, एक होगा। क्लोरोप्लास्ट 1 होगा, कप शिफ्ट का होगा। प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर में कौन था? मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेल है, बीच में वैक्यूल है और ढेर सारे बच्चा 20 to 40, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी करता है, कहीं बच्चा एल्गी एक ही है और कहीं पर 20 से 40 है, तो नंबर वेरी करेगा हमारे अंदर। अब बताओ क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा कैसा हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट के शेप कैसे हो सकते हैं? बहुत तरह का शेप है, कप शेप का तो अभी पढ़ाया। कहीं पे बच्चा रिबन की तरह दिख सकता है, कहीं पे डिस्क की तरह दिख सकता है, और सबसे कॉमन है बच्चा लेंस शेप। हमने जो बनाया था ये लेंस शेप ही तो था, ये बच्चा लेंस की तरह दिखता था, लेंस शेप का, लेंस की तरह दिखता था। कई तरह, ओवल हो सकता है, डिस्क्वायड हो सकता है, रेटिकुलर, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन होगा लेंस शेप का। चलिए ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बताओ ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या बच्चा तुम्हें माइक्रोस्कोप में आसानी से दिख जाएगा? हाँ या ना बताना। क्या तुम्हें माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा? नहीं दिखेगा, इसलिए हमें डाई यूज करना पड़ेगा, कलर यूज करना पड़ेगा, स्टेन यूज करना पड़ेगा। नाम बताओ, उस स्टेन का नाम बताइए जिसे हम लोग डालेंगे तब माइक्रोस्कोप दिखेगा। जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन नाम का डाई यूज करेंगे तब ये कलर दिखेगा। ठीक है, अब बताइए ये बच्चा शेप, शेप बताइए, दो तरह का शेप एनसीईआरटी में। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बच्चा दो तरह का देख रखा है, एक सिलिंड्रिकल है, दूसरा बताइए, दूसरा बताइए सॉसेज शेप, सॉसेज शेप बताया था, क्रीम रोल वाला, क्रीम रोल वाला आपको बताया था। ठीक है, अब बताइए क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे अंदर में किस चीज पे डिपेंड करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे अंदर किस चीज पे डिपेंड करेगा? फंक्शन, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जितना ज्यादा काम करेंगे, तुम सोए हुए तो कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा है काम करेगा तो ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया गया? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया गया? फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स। चलिए, outer membrane more permeable less permeable, outer membrane more permeable less permeable, इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका नाम बताइए फटाफट। इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नाम बताइए। सिंगुलर क्रिस्टा, बहुत सारे हैं, तो क्रिस्टी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, और इसके ऊपर में बच्चा इस तरह का स्ट्रक्चर है, पिन हेडेड स्ट्रक्चर, लग रहा है पिन है, पिन है,
जो तुम घर में यूज करते हो, पिन हेडेड स्ट्रक्चर, नाम बताओ। 5 नाम बताए, किसी को याद है क्या? ऐसा स्ट्रक्चर बताया था, याद करो, ऐसा स्ट्रक्चर आपको बताया था। इसके बहुत सारे नाम है, बोलो। सर इसका नाम था ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम। इसका नाम था एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल। और बताओ, और नाम याद है? सर इसका नाम था F0 F1 पार्टिकल। इसका नाम था एटीपीएस। और कुछ जैकलिन फर्नांडिस भी बोला था, फर्नांडिस एंड मोरैन साहब, फर्नांडिस एंड मोरैन पार्टिकल ना, जैकलिन फर्नांडिस नहीं रे बाबा। ठीक है, बहुत सारे नाम बताए थे। सर करता क्या है? एटीपी बनाता है। चलिए ठीक है, अब बताओ ध्यान से, अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम, जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है उसका नाम मैट्रिक्स। अरे जर्ल कॉम्प्लेक्स क्या है? अरे पहले पढ़ ले, मैं जर्ल कॉम्प्लेक्स बता दूंगा जर्ल कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स। अब बताओ मैट्रिक्स के अंदर में जो डीएनए होगा, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेम प्लास्टिक वाला। राइबोसोम कैसे होंगे? 70s 80s। राइबोसोम कैसे होंगे? 70s 80s। एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा? एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा? अपने आप बन जाएगा क्या? एक से दो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा? फिजन, फिजन ना, बाइनरी फिजन, डिवाइड करके दो बन जाएगा। ठीक है, तो पहला माइटोकॉन्ड्रिया दुनिया में कैसे आया हो? दुनिया में पहले माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया होगा? पहला माइटोकॉन्ड्रिया सर इंडोसिम्बाइंट, किसी तरह से बैक्टीरिया घुस गया होगा हमारे अंदर में और वही बन गया। ठीक है, बैक्टीरिया से, वही बैक्टीरिया हमारे अंदर में इंटर कर गया और उसी से हमारा फॉर्मेशन नया माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। चलो अब बताओ ध्यान से, किसी को बच्चा ये याद है क्या? साइज याद है? एनसीईआरटी में है तो बताइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी को साइज याद है? 1 to 4, ठीक है, 0.2 to 1 ऐसे याद रखना। बैक्टीरिया की तरह दिखता है तो बैक्टीरिया ही इतना होगा। अरे बैक्टीरिया की तरह दिखता है तो बैक्टीरिया ही इतना तो होगा ना, लगभग 1 माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो उसी तरह से याद कर लीजिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो ये बच्चा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम हो गया, प्लास्टिड भी तुमने सीख लिया। ठीक है, जर्ल कॉम्प्लेक्स क्यों डरता है रे भाई? जर्ल कॉम्प्लेक्स गजब इंसान है रे भाई। GERL लिखो पहले। कहता है कि लाइसोसोम, L फॉर लाइसोसोम, G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहा जाता है कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम जो बना, उसे बनाने में गोल्जी बॉडी और ER का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गोल्जी बॉडी और ER का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उनके हेल्प से ही लाइसोसोम बना, इसलिए नाम पड़ा जर्ल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। हो गया खत्म। ठीक है, अब फटाफट कुछ ठीक है, अजान हो गया। ठीक है, बस 2 मिनट में किसी का डाउट है तो करो, ना तो मैं इंड कर। किसी का डाउट है? हाँ, लीव द क्लास, लीव द क्लास। ठीक है, ठीक है, लीव द क्लास। किसी को अलग से कोई डाउट है तो 2 मिनट में बता कर उसका भी डाउट खत्म, और ये सारा लेक्चर देख लेना, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अनम्यूट कर दे तेरे भाई तेरे को। हाँ रे भाई बोल ले, 1 मिनट रुक। हाँ बोल। सर, हाँ बोल। सर फेगोसोम क्या है? न्यूक्लियर पोर कैसे बनता है? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर, हाँ तू ही पूछा था क्या बोलते? न्यूक्लियर पोर, हाँ देख ले। देख ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर और इनर बनाया ना, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी में लिखा है जहां जहां पर आउटर और इनर आपस में जुड़ रहे, देखो आउटर और इनर जुड़ा, आउटर और इनर जुड़ा तो पोर बन गया। आया समझ में? एनसीईआरटी में लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। अब देखो, अरे महानुभाव रियाजू, अब आऊंगा स्क्रीन घुस के मारूंगा। ठीक है, आउटर और इनर जुड़ा, आउटर और इनर जुड़ गए तो बीच में पोर बन गया, यही बन गया न्यूक्लियर पोर। आउटर इनर जुड़ा, आउटर इनर जुड़ा, अब समझ में आ गया? आ गया रे भाई? सर फेगोसोम क्या है? फैगोजोम क्या है? फैगोजोम बता रहे भाई, किसी को याद है? मुझे तो भुला गया। ये देख, ये तेरा सेल, वेक्यूल में सॉलिड फूड को, हाँ बस 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 बस, ये फूड प्लाज्मा वेक्यूल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम यहाँ का पर सब फूड आया। है। अब सॉलिड फूड का अंदर जाना, किसी को कहते हैं फैगोजोम, मतलब बड़े सब्सटेंस का अंदर जाना, इसे हम लोग साइटोसिस कहते हैं। अंदर जा रहा है तो इंडोसाइटोसिस,
अब अंदर में क्या जा रहा है, सॉलिड जा रहा है या लिक्विड जा रहा है? अगर ये लिक्विड रहता बहुत सारा अंदर जाता, तो इसे हम लोग कहते हैं पीनोजो, यानी पानी पीना, ड्रिंकिंग। और ये सॉलिड पार्ट अंदर में गया तो इसे कहेंगे फैगोजो। सॉलिड चीज का जाना फैगोजो, लिक्विड चीज का जाना पीनोजो। देखिए बड़े लार्ज, बहुत ज्यादा अमाउंट वाले। टेस्ट सर का आप एलएन किस का टाइम है मॉड्यूल सर? फॉलो करते हैं? हाँ, मतलब मेरा जो भी पढ़ाया हुआ वहां पर एक एक लाइन मैच कर जाएगा। तो तुम्हें जो डरता था ना, सर नोट्स कहाँ से बनाए, एलएन का मॉड्यूल पढ़ लो, एक एक लाइन मैच कर। चलो, और किसी का कोई डाउट है? सर एग्जाम सर किस पॉलीमर टाइम है सर? एक मिनट, एक मानी बोल रहे, एक आदमी, हाँ बोल। सर एग्जाम किस टाइम है सर? सर किस पॉलीमॉर्फिज्म टाइम पे है सर? एग्जाम का बता दीजिएगा, अभी परसों एग्जाम है ना, अभी तू पढ़ाई पे, प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दे। मैंने फिंगर टिप्स खरीद लिया, बना ले भाई, सब बन जाएंगे। अब जो भी बुक बनाएगा सब बन जाएंगे, टेंशन मत ले। जो भी दुनिया का कोई भी बुक बनाएगा सब बन जाएगा। अब तू लोग मास्टर हो गया, मतलब सेंट्रियोल वेंट्रियोल पढ़ ही लिया होगा। तो अब इस चैप्टर का ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो ना बने। अगर नहीं बनता है तो सर जाके फोड़ लीजिए, सर फोड़ लो एकदम, गधा हो, डफर हो, बेवकूफ हो, महाबेवकूफ हो, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ भी अजान हो गया है, छुट्टी करते हैं। सर हाँ बोलो। सर गोल्जी बॉडी को कॉन्ड्रियोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिपिड का अमाउंट ज्यादा होता है, इसके मेम्ब्रेन में खूब लिपिड होते हैं, इसलिए कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। प्लांट में लेस डेवलप्ड होता तो उसे डिक्टियोसोम कहते थे। इसी को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते थे, क्योंकि बहुत सारे मिल करके बना है तो कॉम्प्लेक्स कहते थे। हाँ, तो अब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, 1 से 2 दिन टेस्ट होगा, उसके नेक्स्ट डे खत्म ये चैप्टर। वो तो टेस्ट था, इसलिए मैं बार बार रिवीजन और ये सब में ज्यादा लग गया, तो ये चैप्टर तो फिनिश और शुरू है। अभी तुम्हारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में धीरे धीरे ही सीखना चाहिए, इतना फास्ट नहीं करना चाहिए। देखा, अब तुम्हारा 2021 नीट का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनने होंगे, 5 क्वेश्चन नीट का बना। तुम्हारे सीनियर बैच जो क्लास 12 के थे, दिखाया था उस दिन तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप, उन लोगों का बायोलॉजी स्ट्रेंथर, उसमें से 22 बच्चे क्वालिफाई करे। अब पता चले 20+ बच्चे क्वालिफाई कर गए फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, उसका मेंटर मैं ही था, मतलब मैं ही उस पूरे बैच का देख रेख कर रहा था। तो वो सुपर 40 का सबसे बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, बॉटनी में 180 में 180 कम से कम 10 से 15 बच्चों ने 100% मार्क्स। 2 बच्चे ने कितना? सर हाईएस्ट 657 657। ठीक है, सर शाग्निक का कितना? हाँ बोलो। सुपर 40 से कितना ने क्वालीफाई किया? अभी लगभग 100 का तो पता चल चुका है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, बहुत सारा का अभी पता नहीं चला है। सर टोटल कितने स्टूडेंट दिए थे सर? 300+, 350 के आसपास दिया हो। सर शाग्निक कल का रिजल्ट कितना? कब डिक्लेयर होगा? हाँ, नीट का नीट का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? 5 अक्टूबर तक हो जाएगा। सर मेरा भाई- भैया ने सर 510 किया है सर, हो जाएगा क्या सर? किसमें था, 12th में? हाँ सर। क्या नाम है सर? साहिल अहमद सर। हाँ, वो मुझे मेरा पूछा, मैंने भी उसे पढ़ाया होगा, जानते हो? हाँ सर। सर शाग्निक का कितना? सागनी का अभी तक पता नहीं चला है। मिनहाजुल था एक, शायद उसका हुआ है, मिनहाजुल का हुआ है कंफर्म। मैं इस पे ज्यादा काम किया था, 12th वाले जो तुम्हारे सीनियर्स बैच जस्ट थे ना, उन पे मेनली हाईएस्ट कितना है सर? 657 बोल तो रहा हूँ। चलो ठीक है। 12th में आप ही बढ़ाते हैं? 12th में अबे मैंने तो उन लोगों को पढ़ाया था, शायद तुम लोगों का जो बैच बनेगा, 2 बैच जो बनेंगे टॉपर बैच, वो मैं लूंगा, मतलब कि 11th भी 12th दोनों सर। उम्मीद यही है, आपसे मिलने का 99%। बहुत मन कर रहा है सर। अबे मिलने का आजा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजान हो गया, यहाँ भी नमाज पढ़ने ऑफलाइन जाओ। कर दीजिए सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है।